बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द सेट्स वंस अगेन। और इसके अंदर अब हमने आज प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। लास्ट टाइम हम इसका टॉपिक तो कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने अपने पेपर को, टेस्ट को, नोट्स को रिव्यू करना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एंड ओवर द वीकेंड आई हैव रिसीव्ड सर्टेन क्वेश्चंस, जिसकी बेसिस पे आई हैव पोस्टपोन द टेस्ट एंड आई फेल्ट लाइक कि मुझे जो क्वेश्चंस हैं वो एक दफ़ा फिर से आपके साथ करने की ज़रूरत है। एंड वन फ्यू ऑफ द कंसर्न्स वर द रियल कंसर्न्स जो कि मुझे भी लगता है कि मुझे एड्रेस करने की ज़रूरत थी। सो दिस इज़ द वीडियो दैट आई एम मेकिंग टू सॉर्ट आउट एवरी सॉर्ट ऑफ इशू जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फेस किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो कहता है यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड सेट इन द वेन डायग्राम। तो आपके सामने एक सेट अवेलेबल है और उस सेट को उसने सर्टेन तरीके से शेड करके दे दिया है और वो कहते हैं कि भाई इसकी सेट नोटेशन बता दें कि इसकी सेट नोटेशन क्या है। तो सेट नोटेशन का क्या मतलब है, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस भी किए थे। प्रीवियस क्वेश्चंस में लेट्स से क्वेश्चन नंबर 7 में जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो दिया, दिस इज सेट नोटेशन। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया। वो कहता है अब आपके सामने जो सेट शेड हुआ हुआ है इसके लिए सेट नोटेशन बता दें क्या है। तो सेट नोटेशन बनाने से पहले हमें अपने इस डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। और अगर हम इस डायग्राम को देखें तो आप इसमें एक चीज़ नोट करेंगे कि आपके पास सेट बी जो है ये पूरा का पूरा शेड नहीं हुआ हुआ। ये ग्रीन से मैंने जितना एरिया शेड किया है ये दिस इज सेट बी और ये पूरा का पूरा शेड नहीं हुआ हुआ। ऐसा केस अगर आप अपने नोट्स को रिव्यू करते हैं तो ऐसा केस आपके पास सिर्फ तब आता है जब आपने किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो। ठीक है, सपोज आपके सामने वेन डायग्राम है और आपने ए कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना है तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए द एरिया दैट यू विल शेड इज एवरीथिंग एक्सेप्ट द सेट ए, दिस राइट। और यहाँ पे एग्जैक्टली अगर मैं खाली बी सेट की बात करूँ तो बी वाला सेट मेरे पास पूरा ही शेडेड नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास सेट नोटेशन के अंदर कहीं ना कहीं बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अब रीज़न ये है कि बी कॉम्प्लीमेंट उसने आपको शेड करके नहीं दिखाया हुआ, तो व्हाट वी विल डू इज़ हम इस डायग्राम के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट शेड कर लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट जो है इस रेड से मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एवरीथिंग इज शेडेड एक्सेप्ट फॉर सेट बी, राइट। अब ये मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट की असल पिक्चर है। तो अब आपने क्या करना है, जितना एरिया आपने अभी शेड किया बी कॉम्प्लीमेंट आपने बेसिकली रिप्रोड्यूस किया, जितना एरिया आपने शेड किया और जितना एरिया ऑलरेडी शेडेड है वो कौन सा एरिया है। तो आप इसको ज़रा इस तरह देखिए कि ये मेरे पास सेट ए है, दिस इज़ द सेट ए। अब इस पूरे सेट ए के अंदर और जितना एरिया शेड आपने किया है रेड से, उसके अंदर सिर्फ वही वाला पार्ट कॉमन है जो दोनों के अंदर कॉमन था। ये देखिएगा, ठीक है, यानी पूरा सेट ए शेड नहीं हुआ हुआ, सिर्फ कॉमन एरिया शेड हुआ हुआ है। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे इंटरसेक्शन ए। तो आपका जो सेट नोटेशन है वो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा से रिवर्स करके दिखाऊं तो आपके पास दो सेट्स थे, एक सेट था ए, दूसरा सेट था बी। आपके पास सेट नोटेशन के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट था, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आप सब कुछ शेड कर देंगे एक्सेप्ट फॉर द सेट बी। और जब ये शेडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपने देखना है कि यार इंटरसेक्शन विच मीन्स कि आपने कॉमन लेना है अब सेट ए के साथ। अब सेट ए तो ये पूरा सेट है, तो इस पूरे सेट के अंदर जितना एरिया ग्रीन से आपने शेड किया इसके अंदर कॉमन एरिया कौन सा है, इट रिप्रेजेंट्स दिस एरिया। ठीक है, और एग्जैक्टली यही वाला पार्ट शेड हुआ है। तो अगर मैं सारे पार्ट को एक दफ़ा इरेज करता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। बी कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला एरिया और जितना एरिया शेड हुआ है ये कॉमन एरिया है विद द सेट ए। ठीक है, आपने इसको एक दफ़ा खुद भी करके देखना है तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। इसी तरह अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करता हूँ विच इज़ डी और सी उसने आपको दिखाया हुआ है, तो वो कह रहा है यूज सेट नोटेशन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट अबाउट सेट सी एंड डी। तो इसमें एक उसने ऐसी चीज़ दिखाई है कि जो सेट सी है वो पूरा का पूरा सेट डी के अंदर अवेलेबल है। तो इसके लिए आप सबसेट यूज़ करेंगे और प्रॉपर सबसेट यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको नोट्स पे वापस लेके जाता हूँ तो यू विल रियलाइज़ कि प्रॉपर सबसेट और सेट के अंदर क्या फ़र्क है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ़र्क है जो आपको भी पता होना चाहिए। सबसेट के अंदर डैश आती है विच इज़ अपेरेंट राइट हेयर,
ये डैश आ रही है और प्रॉपर सबसेट के अंदर डैश नहीं आती। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये प्रॉपर सबसेट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कहूँगा कि सेट सी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट डी। तो ये लाइन एग्जैक्टली यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो था इसका बी पार्ट मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, क्योंकि अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दैट वी डिस्कस्ड इन द क्लास। वो कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 36 स्टूडेंट्स, वो कह रहा है एक ग्रुप है जिसके अंदर स्टूडेंट्स हैं ही 36। वो कह रहा है इस ग्रुप के अंदर 23 बच्चे जो हैं वो स्पेनिश स्टडी करते हैं, 17 ऐसे बच्चे हैं जो फ्रेंच स्टडी करते हैं और 4 ऐसे बच्चे हैं जो ना स्पेनिश स्टडी करते हैं ना फ्रेंच स्टडी करते हैं। वो कह रहा है बाय ड्राइंग अ वेन डायग्राम और अदरवाइज फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। वो कह रहे हैं यार मुझे फाइंड करके बता दे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो स्पेनिश भी स्टडी करते हैं और फ्रेंच भी स्टडी करते हैं। तो ये मेरे पास 2 सर्कल्स आ गए जिसमें ये गाय एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेनिश को और दूसरा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंच को। अब इसके अंदर उसने आपको कहा है कि यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच वाला नंबर ये कॉमन एरिया वाला है और मैंने आपको यही बताया था कि यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फिलिंग इन द वैल्यूज इन द वेन डायग्राम्स फ्रॉम द इनर मोस्ट सर्कल। तो ये एक्स तो आ गया कॉमन पार्ट। अब इसके बाद हम वापस आते हैं, उसमें वो कहता है 4 जो है वो ना स्पेनिश स्टडी करते हैं ना ही फ्रेंच, तो 4 जो है वो सेट के बाहर आ जाएंगे, सर्कल्स के बाहर आ जाएंगे। अगली स्टेट में मूव करते हैं, वो कहते हैं 17 जो ऐसे लोग हैं वो फ्रेंच स्टडी करते हैं। तो फ्रेंच ओनली वाला सर्कल इज दिस। इस फ्रेंच ओनली वाले सर्कल के अंदर हमारे पास कितने लोग हैं? देखें ये पूरा सर्कल जो है ये फ्रेंच वाला सर्कल है। इस पूरे सर्कल के अंदर देयर शुड बी 17 पीपल, लेकिन उन 17 में से एक्स पीपल तो यहाँ पे आ चुके हैं। तो उस फ्रेंच ओनली के अंदर 17 माइनस एक्स रह जाएंगे क्योंकि एक्स जो है वो कॉमन आ गया। इसको मैं ज़रा थोड़ा आगे करके लिख देता हूँ, 17 माइनस एक्स, देयर यू गो। इसी तरह वो कह रहे हैं 23 लोग ऐसे हैं जो कि स्पेनिश स्टडी करते हैं, तो स्पेनिश ओनली वाले लोग होंगे 23 माइनस एक्स, क्योंकि ये जो पूरा स्पेनिश का सर्कल है इस सर्कल के अंदर टोटल लोग 23 होने चाहिए। उस 23 में से एक्स जो है वो कॉमन आ चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, मुझे पता है कि मेरे पास पूरे ग्रुप के अंदर जो बच्चे हैं वो हैं ही 36। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि इस पूरे सर्कल के अंदर मेरे पास जो सम होगा वो 36 होना चाहिए। तो अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करूँगा तो मेरा आंसर 36 आना चाहिए। 23 माइनस एक्स प्लस 17 माइनस एक्स प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 36। तो 23 माइनस एक्स प्लस 17 माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स 36। ये माइनस एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज़ ऐडअप हो जाएंगी। 23 प्लस 17 ये आ गया 40 एंड 40 के अंदर 4 ऐड करेंगे 44। तो 44 माइनस एक्स इज इक्वल टू 36, माइनस एक्स इक्वल 36 माइनस 44 एंड दिस इज इक्वल टू 4 and 4 8 माइनस 8 एंड एक्स इज इक्वल टू 8। तो 8 ऐसे लोग हैं जो दोनों स्पेनिश और फ्रेंच पढ़ते हैं। तो देखें मैंने आपको जो टिप लिखवाई थी दैट वाज कि यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फिलिंग इन द वैल्यूज़ फ्रॉम द मिडल नंबर, फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट। तो मैंने एग्जैक्टली यही काम किया, मैंने इनर मोस्ट सर्कल के अंदर से वैल्यूज़ को फिल इन करना शुरू किया। अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, जो कि मैं चाहता हूँ कि एक शेडिंग वाला क्वेश्चन हो, ये जिसमें हमने सेट नोटेशन लिखनी है। इसके अंदर भी वो कहता है यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड रीजन इन द वेन डायग्राम। अब इसके अंदर आप देखो ना हमारे पास पी वाला पूरा सर्कल शेड हुआ है और ना हमारे पास क्यू वाला सर्कल शेड हुआ है। तो जिसका मतलब है कि ये जो रेड एरिया मैं शेड कर रहा हूँ ये मेरी ओरिजिनल वेन डायग्राम के अंदर शेडेड है ही नहीं, जिसका मतलब है कि ये पी यूनियन क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक चीज़ तो हमने आइडेंटिफाई कर ली कि जो अनशेडेड एरिया है ये पी यूनियन क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितना एरिया शेडेड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पी यूनियन क्यू के अलावा वाला एरिया सारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो दिस इज द एरिया जो शेडेड एरिया उसने दिखाया। तो इसका आंसर है पी यूनियन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन में आई बिलीव थोड़ा सा इसकी डिफिकल्टी लेवल को भी इंक्रीज करेंगे। राइट हियर
सबसे पहले इसका 18 का ए पार्ट करते हैं, फिर इसके बी पार्ट पे जाते हैं। वो कहते हैं ए पार्ट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिए ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ हो गया, तो सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर इज राइट हेयर, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अब वो कह रहा है जितना एरिया आपने शेड कर लिया, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी आपने शेड कर लिया, इस पे एक शेड कर दें, इसका मतलब है कि आपने ये एरिया शेड कर दिया हुआ है। अब आपने इसको सेट नोटेशन को जो एरिया शेड कर दिया हुआ उसको नहीं देखना, जितना एरिया आपने वेन डायग्राम के अंदर शेड कर दिया हुआ उसको देखना। अब बताइए जितना एरिया आपने शेड किया है और ये पूरा सी वाला सेट जो है, सी वाले सेट के लिए हम कलर चेंज करते हैं, ये पूरा सी वाला सेट है, इस पूरे सेट सी को और जितना एरिया आपने शेड किया है उन दोनों को कंबाइन कर दो। तो देखो पूरा सेट सी तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, यूनियन का मतलब है कंबाइन करना, तो सेट सी तो मेरे पास पूरा वैसे ही आ जाएगा और जितना एरिया ऑलरेडी शेडेड था वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर ये शेडेड एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डार्क कलर भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। वेरी गुड। तो दिस इज द एरिया दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट नोटेशन गिवन अबव। बी पार्ट के अंदर अब हमने उल्टा करना है, हमें शेडेड एरिया शो किया है और हमें अगेन इसकी सेट नोटेशन बना के दिखानी है। तो देखें यहाँ पे एक चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी है फिर से कि पूरा सेट डी और पूरा सेट एफ ये दोनों ही शेडेड नहीं है। और इसी तरह का क्वेश्चन हमने भी पीछे भी किया जिसके अंदर ये सेट पी और सेट क्यू पूरा ही शेडेड नहीं था। तो ये पूरे सेट पी और पूरे सेट क्यू को हमने कहा कि दिस रिप्रेजेंट्स पी यूनियन क्यू। इसी तरह इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी पूरा डी और पूरा एफ हमारे पास शेडेड नहीं है, तो हम इसको कहेंगे डी यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि डी यूनियन एफ के अलावा वाला एरिया जो है वो शेड हुआ है। बट वेट, जब हम डी यूनियन एफ को एक्चुअली शेड करके देखते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो तो ये है। डी यूनियन एफ का मतलब है कि डी यूनियन एफ के अलावा पीछे सारा एरिया जो है आपने शेड कर देना है, दिस एरिया। अब ये येलो वाला एरिया जो है दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स डी यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट। अब जितना एरिया ऑलरेडी शेडेड है येलो से और जितना एरिया उसने शेड करके दिया हुआ है, आप देख रहे हैं दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट है सिर्फ वो उतना एरिया शेड हुआ है। तो आप सेट ई को देखें और पूरे सेट ई को सर्कल कर दें। आपने ये देखना है कि जितना एरिया येलो वाला शेडेड था और पूरा सेट ई का एरिया, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट था सिर्फ वो वाला पार्ट आपने शेड किया हुआ है। तो आप इसका लेंगे इंटरसेक्शन विद सेट ई। तो डी यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई जो है दिस रिप्रेजेंट्स योर फाइनल आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और यू कैन राइट इट एज ई इंटरसेक्शन डी यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यू कैन राइट इट आइदर वे। इसके अलावा एक छोटा सा और क्वेश्चन है, एन एक्टिविटी कैंप ऑफर्स 3 स्पोर्ट्स टेनिस, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। वन डे 50 चिल्ड्रन टुक पार्ट इन दीज स्पोर्ट्स। वो कह रहा है एक दिन 50 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट करने की ठानी, कोशिश की। 19 चिल्ड्रन प्लेड टेनिस, 34 क्रिकेट, 23 वॉलीबॉल, 2 चिल्ड्रन प्लेड ऑल 3 स्पोर्ट्स। अब ये देखें इनर मोस्ट पार्ट, 2 चिल्ड्रन प्लेड ऑल 3 स्पोर्ट्स, 5 children played tennis and cricket, 10 children played tennis and volleyball by drawing a Venn diagram, find the number of blah blah blah। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी Venn diagram को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे पास 3 स्पोर्ट्स हैं तो 3 सर्कल्स बनेंगे, 1 2 एंड 3। तो ये क्या क्या है हमारे पास, वी हैव टेनिस, वी हैव क्रिकेट एंड वी हैव वॉलीबॉल। इसके अंदर वो कह रहा है 2 चिल्ड्रन प्लेड ऑल 3 स्पोर्ट्स, तो 2 तो ऐसे आ गए जिन्होंने सब कुछ खेला, 5 ऐसे लोग थे जिन्होंने टेनिस एंड क्रिकेट खेला। तो इस वाले पार्ट के अंदर सिर्फ टेनिस और क्रिकेट वाले लोग हैं और ये टोटल लोग कितने हैं, टोटल लोग 5 होंगे, तो 5 - 2 इज 3। नेक्स्ट वो कह रहे हैं 10 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टेनिस और वॉलीबॉल दोनों खेला। तो टेनिस और वॉलीबॉल वाले बच्चे यहाँ पे हैं, इनका सम टोटल 10 होना चाहिए, जिसमें से 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, पीछे हमारे पास रह गए 8। 19 लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेनिस खेला, तो टेनिस वाला सर्कल ये है, इस टेनिस वाले सर्कल में 13 लोग हमें शो कर दिए हुए। पीछे हमारे पास जो लोग रह गए विच इज 6 इन नंबर, वो यहाँ पे आ जाएंगे। 34 चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट। अब क्रिकेट वाले बच्चे ये हैं, क्रिकेट में 5 बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं, पीछे हमारे पास रह गए 29 यहाँ पे आ जाएगा।
सिमिलरली वो कह रहे हैं 23 चिल्ड्रन प्लेड वॉलीबॉल। अब 23 बच्चों में बल्कि यहाँ पे एक छोटा सा इशू आ चुका है हमारे पास, वो ये है कि अभी हमारे पास इनर मोस्ट सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ था। कैसे नहीं कंप्लीट हुआ था? मेरे पास ये वाला एरिया अभी अवेलेबल नहीं है, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल ओनली वाला, ठीक है। तो मुझे ये नहीं पता, बट वट आई नो इज़ कि क्रिकेट खेलने वाले बच्चे जो हैं वो 34 हैं। तो इस क्रिकेट वाले सर्कल का जो सम है दिस शुड बी 34। तो 34 में से अगर मैं 3, 2 और x माइनस कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 34 में से -3, -2 और -x कर दूंगा और इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो आ जाएगा 29 - x। तो दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स 29 - x। इसी तरह 23 चिल्ड्रन प्लेड वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल वाला सर्कल ये है। इस वॉलीबॉल वाले सर्कल के अंदर टोटल बच्चे 23 होने चाहिए। इसका मतलब है 8 + 2 + x शुड बी इक्वल टू, और ये वाला पार्ट, ठीक है, वॉलीबॉल ओनली वाला पार्ट, इसको इस तरह लिखते हैं कि 23 में से -8 कर दिया, -2 कर दिया, -x कर दिया, तो ये वॉलीबॉल ओनली वाला पार्ट आ गया। तो 23 में से 10 - के 13 - x जो है ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कहता है बाय ड्राइंग अ वेन डायग्राम और अदरवाइज फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्लेड टेनिस एंड क्रिकेट बट नॉट वॉलीबॉल। वो कहते हैं जी डायग्राम देख के ऐसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बता दें जिन्होंने टेनिस और क्रिकेट खेला लेकिन वॉलीबॉल नहीं खेला। तो टेनिस और क्रिकेट वाले बच्चे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये 3 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ टेनिस और क्रिकेट खेला, वॉलीबॉल नहीं खेला। अगर आप इनमें ये 2 बच्चे भी इंक्लूड कर देते हैं तो इसका मतलब है ये 5 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टेनिस, क्रिकेट और वॉलीबॉल खेला। लेकिन जो एरिया ग्रीन से शेड हुआ है ये सिर्फ उन बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने टेनिस और क्रिकेट खेला लेकिन वॉलीबॉल नहीं खेला। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ऐसे बच्चे जिन्होंने क्रिकेट और वॉलीबॉल खेला लेकिन टेनिस नहीं खेला। तो ये बेसिकली ये येलो वाला पार्ट है, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल बट नॉट टेनिस। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इस पूरी वेन डायग्राम को सॉल्व करना है। उसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो उसने हमें कहा है कि 50 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया टू प्ले इन दी स्पोर्ट्स, तो जिसका मतलब है कि 50 के 50 बच्चों ने स्पोर्ट्स खेली हैं। तो इस पूरे बॉक्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ किड्स हैं दे शुड बी 50। तो सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे, 6 + 3 + 2 + 8 + 29 - x + x + 13 - x, एंड इनका नंबर जो है दैट शुड बी इक्वल टू 50। तो 6 + 3 इज़ 9, 9 + 8 + 2 इज़ 19, 19 एंड 19 के अंदर अगर आप 29 ऐड करेंगे तो दिस इज़ इक्वल टू 28, 38 एंड 48। 48 के अंदर 13 ऐड करें, 48, 59, 50, 51 एंड 61। तो ये आ जाएगा x से कैंसिल, 61 - x = 50 एंड -x = 50 - 61 - x इज इक्वल टू -11 एंड x इज इक्वल टू 11। तो मेरे पास यहाँ पे x की जो वैल्यू आ गई दिस इज इक्वल टू 11। तो मेरे पास क्रिकेट एंड वॉलीबॉल वाले बच्चे जो हैं दे आर 11 इन नंबर, और क्रिकेट ओनली वाले बच्चे जो हैं वो बेसिकली इस सर्कल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं विच इज़ इक्वल टू 29 - x, ठीक है। और x की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, तो 29 - 11, तो 29 - 11 आपके पास आ जाएगा 18। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। एक और वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन देख लेते हैं विच इज एक्सप्रेस इन सेट नोटेशन द सबसेट शेडेड इन दिस डायग्राम। अब इस डायग्राम के अंदर आपके पास प्रॉब्लम ये है कि सेट सी जो है पूरा का पूरा वो शेड नहीं हुआ हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आई विल काउंट इट एज सी कॉम्प्लीमेंट, और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं पूरे सी कॉम्प्लीमेंट को शेड भी कर दूंगा। तो ये येलो वाला पार्ट जो है ये इनफैक्ट सी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड स्टेप जो है वो ये है कि ए और बी सेट जो है ये पूरा शेड था पहले, फिर उसके बाद ए और बी वाले सेट के अंदर और येलो वाले सेट के अंदर जो कॉमन एरिया था वो शेड कर दिया गया, ठीक है। कैसे पता लगा? देखो सिर्फ ये वाला एरिया शेड हुआ है, सिर्फ ये वाला एरिया शेड हुआ है, ठीक है, विच इज द कॉमन पार्ट बिटवीन ए एंड बी एंड द येलो वाला पार्ट। तो ए यूनियन बी, देखो ए और बी पूरा पूरा शेड हुए थे लेकिन उसके अंदर से एक सर्टेन पार्ट जो है उन्होंने निकाल दिया। तो ए यूनियन बी का पार्ट और सी कॉम्प्लीमेंट का जो पार्ट, तो इन दोनों में जो कॉमन था दैट वाज इन फैक्ट शेडेड। तो दिस आंसर इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन
C complement, you can also write it as C complement intersection A union B.